नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आज उपचुनाव के लिए 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में ज्यादातर नाम पूर्व सीएम कमलनाथ की सहमति के बाद शामिल किए गए हैं। वहीं बीजेपी के पुराने प्रत्याशी ही लगभग तय माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जल्द ही बाकी बची सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 22 सीटें वो हैं जहां से सिंधिया समर्थक कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। इन सीटों पर पूर्व विधायक ही बीजेपी की ओर से संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ तो पहले से मंत्री भी हैं। कांग्रेस ने जिन लोगों को मैदान में उतारा है उनमें दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश, गोहद से मेवाराम जाटव। ये रविंद्र सिंह तोमर हैं। सत्यप्रकाश सिकरवार को अंबाह से टिकट दिया गया। इसके अलावा मेवाराम जाटव को गोहद से, सुनील शर्मा ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सुरेश राजे डबरा से इमरती देवी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। फूल सिंह बरैया अभी राज्यसभा का चुनाव भी लड़े, अब भांडेर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। रागीलाल जाटव करेरा से चुनाव लड़ेंगे। कन्हैयालाल अग्रवाल बमोरी से चुनाव लड़ेंगे। आशा दोहरे अशोकनगर से इन्हें टिकट मिला है। विश्वनाथ सिंह कुंजाम अनूपपुर से टिकट मिला है। कांग्रेस के 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये सभी नाम आपको हम बता रहे हैं एक एक कर। अनूपपुर से नाथ सिंह कुंजाम को टिकट मिला है। इसके अलावा सांबेर से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट मिला है जो कि बीजेपी से आए। सांची से मदन लाल चौधरी जो कि प्रभुराम चौधरी के खिलाफ लड़ेंगे। आगर से विपिन वानखेड़े युवा नेता हैं, इन पर जिम्मेदारी है। हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया गया है। नेपानगर से रामकिशन पटेल चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम प्रत्याशी हैं 15 जिन पर विश्वास जताया है कांग्रेस ने, इन्हें टिकट मिले हैं। कुल 15 प्रत्याशी हैं जिनके नाम की घोषणा आज की गई। 12 प्रत्याशी अभी बचते हैं, उनके नाम भी जल्द सामने आ सकते हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट का स्वागत करते हुए कहा कि इस लिस्ट से बीजेपी की जीत की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया है। कांग्रेस हाईकमांड ने मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और साथ साथ में कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस सरकार हमारी बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सबक सिखाएंगे। सर्वे के आधार पर माननीय कमलनाथ जी, माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी, माननीय हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी और हमारे माननीय अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, सभी ने हम पे भरोसा किया है। तो हम भी जो पार्टी की जो वचन पत्र में है, माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे वचन पत्र में, विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की 15 प्रत्याशियों की सूची का अभिनंदन है, स्वागत है। क्योंकि जो सूची आई है वो सूची में भारतीय जनता पार्टी की आशाएं, उम्मीद जो जीत की रही है वो और दुगनी चौगनी हुई है। इन उम्मीदवारों में आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार, लगभग आधे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका अतीत कांग्रेस में कितना टिकाऊ का है, क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। जो उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किए हैं, मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूं कि उसमें से हम सभी सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का वह स्वप्न धूल धूसरित हो जाएगा जिसमें वो अपनी वर्तमान मौजूदा सरकार को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का ये कहना है कि इससे हमारी आशाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं जीत की। वहीं कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा सर्वे हुआ था और सर्वे के आधार पर ही ये टिकट फाइनल हुए हैं। अब ये देखना ये कि जो अन्य 12 लोग बचते हैं वहां क्या कोई पेच फंसा हुआ है या वहां भी जल्द नामों पर सहमति बनकर वो टिकट भी सामने आ जाएंगे। फिलहाल ये वो चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताया कांग्रेस पार्टी ने।
27 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 सीट ऐसी हैं जिन पर जो सिटिंग एमएलए थे उनका निधन हुआ और वो खाली हुई हैं, और 25 सीट ऐसी हैं जिन पर जो सिटिंग एमएलए थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, और कुल मिलाकर 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो मध्य प्रदेश में इतनी सारी सीटों पर इससे पहले कभी उपचुनाव हुआ नहीं, और इस उपचुनाव में सरकार बनने का भी मौका है। अगर कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर इन पर जीत दर्ज कर लेती है तो उसका चांस है दोबारा से सत्ता में आने का। हालांकि बीजेपी को केवल 9 सीटें जीतनी हैं सत्ता में बने रहने के लिए। ये कुछ और ग्राफिक्स आपके सामने हैं। गिरिराज दंडोतिया के सामने तोमर हो सकते हैं, कमलेश जाटव के सामने सत्यप्रकाश हो सकते हैं, रणबीर जाटव के सामने मेवाराम जाटव है, क्योंकि बीजेपी के संभावित प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने सुनील शर्मा हो सकते हैं, इमरती देवी के सामने सुरेश राजे हो सकते हैं, और रक्षा संतराम के सामने फूल सिंह बरैया होंगे। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, अभी ये फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपने तय कर दिए। बिसाहू लाल सिंह जो कि मंत्री हैं, उनके सामने विश्वनाथ सिंह होंगे, तुलसी सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू, प्रभुराम चौधरी के सामने मदन लाल चौधरी अहिरवार। आगर में अभी तय नहीं है, लेकिन यहां पर विपिन वानखेड़े चुनाव लड़ेंगे। मनोज चौधरी हाटपिपलिया से, राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस के हो सकते हैं। नेपाल नगर में तय नहीं है, महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी से, कन्हैयालाल अग्रवाल के सामने हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह आज भोपाल की सड़क पर दिखाई दी। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ता समिति बनाई है। जमीनी कार्यकर्ताओं को पद और टिकट दिलवाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों ने आज पीसीसी के सामने नारेबाजी की। जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष जीतू ने कहा कि हम निष्ठावान और सालों से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन अवसरवादी और धनबल वाले बिना मेहनत करने वाले नेता पदों पर आ जाते हैं और मंत्री सांसद बन जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए समिति बनाई गई है। हर जिले में समिति बनाई गई है। समिति में प्रदेश भर में 90,000 कार्यकर्ता हैं। ये सभी कमलनाथ को ज्ञापन देकर जमीनी कार्यकर्ताओं पर ध्यान देने का अनुरोध करेंगे। हम कांग्रेस से निष्ठावान और कांग्रेस के बंधे हुए लोग हैं, लेकिन बरसों से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में अवसरवादी धनबल वाले बिना मेहनत करके आके हैं पदों पे और मंत्री सांसद जाने के क्या बन जाते हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बंद हो, और आज हम पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से कार्यकर्ता हैं, माननीय कमलनाथ जी को ज्ञापन देकर कार्यकर्ताओं पे ध्यान देने की अपील करेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से बिजली के बिलों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जफर ने कहा कि कभी मुख्यमंत्री कहते हैं गरीबों के बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए हैं, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं बिजली के बिल माफ कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी कुर्की करने पहुंच जाते हैं। चौहान जी को गरीबों के बिजली के बिल के मामले को स्पष्ट करना चाहिए। जहां एक और वो कहते हैं कि हमने बिजली का बिल माफ कर दिया, वहीं दूसरी और वो कहते हैं कि हमने स्थगित कर दिया, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के बिजली कर्मचारी कुर्की करने पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब बिना लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा। सरकार इन मरीजों का इलाज घरों में डॉक्टरों की निगरानी में कराएगी। जिला कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर से पॉजिटिव मरीजों की रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, और किसी भी मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। जीएमपीसीजी से एक्सक्लूसिव चर्चा में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने ये जानकारी दी। जो संक्रमण रोगी हैं उनको होम आइसोलेशन में रखेंगे, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिन्हें बुखार नहीं है। हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर उन पर निगरानी रखेगा। भगवान ना करे यदि किसी की तबीयत खराब होगी तो तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस से हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस ने एमपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि एमपी में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं और इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार हालात नहीं संभाल पा रही। जब आईसीयू में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा तो सरकार घरों में कैसे इलाज कराएगी। जेपी धनोपिया का कहना है कि घर पर इलाज से मरीजों की मौत हो सकती है।
लगता है कहीं ना कहीं परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ कोविड के नाम पर जो कैंसर राशि मिलती है उसकी बंदरबाट करने के अलावा कुछ नहीं है। और मध्य प्रदेश की हालत भयावह स्थिति बढ़ती जा रही है। अगर ये हालत रहे तो मध्य प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तो राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि महामहिम को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और मध्य प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी का मामला है। कांग्रेस की राष्ट्रपति शासन की मांग पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठों की अंतर्राष्ट्रीय मंडली है, फिजूल के सवाल खड़े कर रही है। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सरकार में रहते कुछ नहीं कर पाई थी। केंद्र सरकार ने जनवरी में गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन कमलनाथ सरकार आईफा में व्यस्त थी। जो लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सब समझ रहे हैं, इसलिए इनके जवाब, इनकी इस प्रकार के झूठों का जवाब अंतर्राष्ट्रीय झूठ मंडली है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी भी अब बहुत सम्मिलित हो गए। पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन आजकल वो भी सम्मिलित हो गए इसमें। और दिग्विजय सिंह ने तय कर लिया है कि देश के अंदर झूठ बोल बोल करके मैं अकेला बचाऊं, कमलनाथ भी यहां से जैसे तैसे रवाने हो तो ले दे के मैं ही बचूं बस। तो वो झूठ बोलने में कमलनाथ जी को भी उन्होंने ज्यादा शामिल कर लिया, जो ठीक नहीं है। वहीं रीवा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां शिक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी करने वाला कर्मचारी करोड़ों रुपए का मालिक निकला। ईओडब्ल्यू की छापेमारी में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बरामद हुई। महेंद्र प्रताप सिंह गनीगवा गांव के हाई स्कूल में क्लर्क हैं। ईओडब्ल्यू की शिकायत मिली कि क्लर्क ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की, जिस पर ईओडब्ल्यू की टीम ने क्लर्क के घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में करीब 5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का पर्दाफाश हुआ। ईओडब्ल्यू को 4 ट्रैक्टर, 3 जेसीबी मशीन, 3 लग्जरी कार सहित एक निजी विद्यालय और 22 जगहों पर जमीन के कागज हाथ लगे हैं। फिलहाल जांच जारी है, जिसमें और भी बेनामी संपत्ति बरामद हो सकती है। उसके बाद जो भी संपत्ति मिली है वो 4 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अभी उसके पास मिल चुकी है और इसकी अभी और तस्दीक की जा रही है। इसमें उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के उपरांत उसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत के मामले में पन्ना राज परिवार की महारानी जितेश्वरी देवी प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखती हैं। इसमें जितेश्वरी देवी ने बाघों की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है। महारानी ने पन्ना में बाघों की मौत को शंकास्पद बताया है और संभावित मौत की जगह बाघों की हत्या के आरोप लगाए हैं। उन्होंने फील्ड डायरेक्टर सहित दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। महारानी जितेश्वरी ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 2009 की तरह पन्ना टाइगर बाघ विहीन हो जाएगा। गौरतलब है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में पन्ना राज परिवार फाउंडर मेंबर है और अपनी जमीन भी पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए दान की है। जो एनिमल है, जो टाइगर है, वो एक नेशनल एनिमल है, तो उसका मर्डर हुआ है। दिस इज़ अ मर्डर। तो हम मर्डर के लिए हमको जो भी सबसे सुप्रीम जांच होती है वो बैठाना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम की मांग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच को ये केस दे दिया जाए। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से ड्रग्स और हथियार के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने हत्या की वारदात में शामिल रहे शातिर अपराधी आमिर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के पास से ड्रग्स और हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस तस्करों के तार प्रदेश के दूसरे जिलों के ड्रग्स रैकेट से भी जुड़े हैं। वहीं पुलिस ने 2 और अपराधियों को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों से पूछताछ में अभी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। काम करने का एक एंगल है और उसमें हम लोगों से पूछताछ करेंगे कि ऐसे कितने नए लड़के लड़कियां जो मादक पदार्थ देते हैं, जिनको ये सप्लाई करते हैं, जो उनके ग्राहक हैं, तो उस पर भी हम निश्चित रूप से काम करेंगे। वहीं बैतूल के चिखलार गांव में ब्लू गैंग ने घर में अवैध शराब बना रही महिला पर कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब जब्त की है। महिला पर मामला दर्ज कर मुचलके पर उसे छोड़ दिया गया और साथ ही महिला से पौधा लगवाकर शराब न बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। बता दें कि बैतूल पुलिस ने सामाजिक बुराइयों और अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ एक नवाचार किया है, जिसका नाम ब्लू गैंग है। इस गैंग में महिला आरक्षकों के साथ ग्राम रक्षा समिति की महिला सदस्य शामिल हैं, जो अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए गांव में छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। जो कच्ची शराब बनाते हैं, बेचते हैं, वहाँ जाके उन लोगों को संकल्प दिया जाता है कि आप
ये कच्ची शराब ना बनाए ना बेचे, जिससे कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो। ब्लू गैंग द्वारा जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे अभी तो शराब हो गया, जुआ, सट्टा, इन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी जिसको पूरे ज़िले में हमारे एसपी मैडम का मनसा है, पूरे ज़िले में बहुत जल्दी चालू होने वाली है। और जहां भी ये सामाजिक बुराइयां घर कर गई हैं, उनको अच्छाइयों के साथ प्रतिस्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंदौर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक मॉल की तीसरी मंजिल से एक युवती ने छलांग लगा दी। मामला विजयनगर इलाके के एक मॉल का है। बताया जा रहा है कि युवती ने आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई थी। उसे रोकने के लिए एक युवक दौड़कर भी आया, लेकिन तब तक युवती छलांग लगा चुकी थी। आत्महत्या की कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत रही कि नीचे गिरने के बाद युवती की मौत नहीं हुई। हालांकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है और निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति भागता हुआ जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवती छलांग लगा देती है। नीचे जो लोग मौजूद थे उन्हें तुरंत एक्शन में आते हैं और युवती को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अभी युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसकी मौत नहीं हुई है। और ये कहा जा रहा है कि इस युवती का जो पति है उसकी मौत कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी वजह से ये सदमे में। और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।